नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं और इसको लेकर जो बहस है वो लगभग राष्ट्रव्यापी बहस है। बहुत ज़्यादा उसको लेकर चर्चा है और अगर आप देखेंगे तो अखबार से लेकर चैनल तक उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। और ये जो विषय है इसका संबंध सिर्फ भारतीय न्यायपालिका से नहीं है बल्कि भारतीय संविधान से, भारतीय लोकतंत्र से और इसकी सारी संस्थाओं के साथ इसका संबंध है। तो मैं चाहूँगा कि दो चीज़ें पहले आप कर दें। अगर आप ऑडियो आपको साफ साफ सुनाई दे रहा है तो कृपया उसका कंफर्मेशन दें। और दूसरी बात कि ये वीडियो जो है ये कॉपीराइट फ्री है, तो अगर कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी प्लेटफॉर्म अगर इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए मैं कोई उसके पैसे पर मेरा कोई क्लेम नहीं है। ये कॉपीराइट फ्री वीडियो है। आप इसको जिस भी रूप में आप चाहें और जितना भी अंश इसका टुकड़ा बनाकर किसी भी रूप में आप चलाना चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जिस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं इसको लेकर आप सबको बहुत कुछ मालूम है। जो मालूम है उसको मैं रैप अप कर रहा हूं और उसके बाद मैं उस पर जो बाकी जो उसको लेकर क्या क्या डिबेट्स हैं, क्या इशूज हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, क्या लीगलिटी है, इस पर मैं अपने जो डिलिब्रेशंस हैं वो आपको देने की कोशिश करूंगा। एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस वीडियो को तत्काल सिर्फ एक शेयर बटन दबा दें तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और आपके मित्र भी देख पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो जाहिर है कि आपके मित्रों के लिए भी ये वीडियो जरूरी है। तो ये जो पूरा मामला है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है और इसको लेकर जो ताज़ा घटना है वो सिर्फ इतनी है कि प्रशांत भूषण जो एक जाने माने वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक बहुत महंगी बाइक पर वो सवार थे और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। मैं उस ट्वीट के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि कंटेम्प्ट का केस ऑलरेडी इस पर चल रहा है। तो उस ट्वीट को लेकर फिर इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट लेता है और 3 जजों की बेंच ने प्रशांत भूषण को न्यायपालिका की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत दोषी करार दिया है और इसकी सजा का अनाउंसमेंट अभी होना है। तो घटना क्या है? प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 3 जजों की बेंच ने उस पर विचार किया और ये फैसला सुनाया कि उन्होंने न्यायपालिका की अवमानना की है, दोषी करार दिए गए हैं और इसके बाद उसमें सजा होनी है। इस मामले में ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 है, इसके तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 6 महीने की कैद है और या फिर 2000 रुपए का जुर्माना है। तो दिस इज द एक्ट, ये आपका टोटल एक्ट है। अब ये कंटेम्प्ट का जो पूरा मामला है ये बहुत अजीब किस्म का मामला है। वो इसलिए कि दुनिया के ज्यादातर देशों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कोई चीज नहीं है। ज्यादातर विकसित देश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा कुछ नहीं मानते हैं। भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पहला एक्ट जो है वो 1926 में बना है और उस समय आप जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश रूल था और उन्होंने अपने जुडिशियरी को आलोचनाओं से बचाने के लिए जो उनका अपना ब्रिटेन में कानून था उसी के तर्ज पर उन्होंने भारत में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून बनाया। तो 1926 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है एक्ट 1926 में पहला एक्ट बना। तो लगभग ये 100 साल पुराना एक्ट है। तो जो एक्ट पिछले अंग्रेजों के समय बने थे उसमें बहुत कुछ आधुनिक भारत ने छोड़ दिया है, लेकिन कुछ एक्ट को अपने सीने में वो चिपकाए हुए हैं। उनमें से ये एक्ट है जिसको कि लेकर भारत की जुडिशियरी, भारत का पार्लियामेंट इस एक्ट को अपने सीने में चिपकाए हुए हैं। अब ये जो पूरा एक्ट है ये देखिए कैसे, क्या बहुत दिलचस्प कहानी है कि ब्रिटिश उस समय सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया, उनके देश में भी लागू था। आज की तारीख में ब्रिटेन में ये एक्ट नहीं है। उन्होंने कंटेम्प्ट होता है कोर्ट का और इसके लिए कोई सजा दी जाए ऐसा वो नहीं मानते हैं और उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अपनी लॉ बुक से हटा दिया है। और 1931 आखिरी बार है जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत ब्रिटेन में किसी आदमी के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ था। तो 1931 के बाद वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मामला नहीं चलता है। अब आप पूछेंगे भारत में इसके कितने मामले चलते हैं? तो भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से इतना प्यार है यहाँ की जुडिशियरी को कि लगभग 1 लाख मामले इस समय भारत में चल रहे हैं और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत लोगों को
न्यायपालिका अपनी आलोचना से बचने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट का इस्तेमाल वो करती है। तो ये जो पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसका इतिहास ये है भारत में कि अंग्रेजों के समय कानून बना, अंग्रेजों ने अपने देश में ये कानून खत्म कर लिया, लेकिन भारत में ये कानून आज भी जारी है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पूरा मामला है उसको अगर आप देखें तो एक बार इसकी रिव्यू, इसको बड़े पैमाने पर इसका रिव्यू हुआ है। लॉ कमीशन ने रिव्यू किया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट अगर आप देखें, जस्टिस चौहान उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इस पर विचार किया कि इस एक्ट को भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और आखिरकार लॉ कमीशन ने ये निर्णय दिया कि इस एक्ट को भारत में रहना चाहिए। और इसके पक्ष में बहुत दिलचस्प तर्क दिए गए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में तो इस कानून को खत्म कर दिया गया है और वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और इसका आखिरी मामला 1931 का है। लेकिन भारत में चूंकि बहुत सारे मामले हैं, इसलिए इस एक्ट को रहना चाहिए। पहला तर्क उनका ये है। और दूसरा तर्क उनका ये है कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप न्यायाधीशों की कोई आलोचना करते हैं तो इसको दूसरे कानूनों के तहत वहाँ पर सजा मिल सकती है। तो भारत में भी अगर आप देखें तो भारत में भी वो कानून मौजूद हैं, जैसे कि डिफेमेशन का कानून, अवमानना का कानून, जो है कि अगर आप किसी जज के खिलाफ कोई निजी टिप्पणी करें तो उनके पास ये उपाय तो है ही है कि वो जो डिफेमेशन के तहत आप पर मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन वो आप पर मुकदमा नहीं करते हैं, वो सीधे अपने आप को सुनवाई करते हैं और आपको सजा दे देते हैं। तो ये स्थिति कुल है। अब चूंकि प्रशांत भूषण ने जुडिशियरी के एक व्यक्तिगत एक जज के निजी आचरण पर उन्होंने एक सार्वजनिक टिप्पणी की, और इसको लेकर जो कोर्ट है वो बहुत नाराज हुआ, दुखी हुआ, और उन्होंने प्रशांत भूषण को इसको लेकर ये उनको दोषी करार दिया है। ये सजा ऑलरेडी हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि इस समय इसके साथ एक डिबेट और साथ में चल रही है। पिछला जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बड़ा केस है वो 2017 का केस है, तो वो जस्टिस कर्नन का केस है। अब जस्टिस कर्नन का केस क्या है, इसको सुनने से पहले एक बार और मेरा रिक्वेस्ट है कि सैकड़ों लोग इसको ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि बाकी लोग जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो अपना शेयर बटन साथ में दबा दें। तो ये जो जस्टिस कर्नन का मामला है, 2017 में जस्टिस कर्नन ने, जो हाई कोर्ट के जज थे, और भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वो हाई कोर्ट के ऊपर नहीं रखा गया है, बराबर का है, सिर्फ जुरिस्डिक्शन अलग है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका पूरा जुरिस्डिक्शन जो है पूरा भारत है, जबकि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उसका अपना एक ज्योग्राफिकल स्टेट है। तो हाई कोर्ट के जज होने के नाते उनको न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कुछ मामले उनके संज्ञान में आए, तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्र लिखा, उसमें कुछ नाम और जो जानकारियां थी वो लिखी, उस पत्र को उन्होंने सीलबंद किया, और उस सीलबंद लिफाफे को उन्होंने प्रधानमंत्री के पास भेज दिया कि हमारे पास करप्शन के ये मामले सामने आए हैं। अब इस पर प्रधानमंत्री क्या कर सकते थे? प्रधानमंत्री दो काम कर सकते थे कि इसका वो संज्ञान लेते और एक जांच कमेटी बनाकर या किसी जांच एजेंसी को वो सौंप देते कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट आप या तो पार्लियामेंट में टेबल कीजिए या सुप्रीम कोर्ट को सौंप दीजिए। दूसरा उपाय उनके पास ये था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर, क्योंकि हायर जुडिशियरी का मामला है और हाई कोर्ट का एक जज आरोप लगा रहा है, तो बहुत बड़ा मामला है, तो नरेंद्र मोदी के पास दूसरा ऑप्शन ये था कि जस्टिस कर्नन के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बना देते, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते जिसको जेपीसी बोलते हैं, और उससे वो जांच कराकर उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल कराते, फिर उस पर वो कार्रवाई करते, और वो कार्रवाई हो सकता था कि जुडिशियल जो जज जिन पर आरोप था उसके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकता था और उनको पद से हटाया जा सकता था, जिसको कि महाभियोग कहते हैं। इम्पीचमेंट को महाभियोग करते हैं, जिसके तहत किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। इसका सारा विधान जो है वो आपको संविधान के अंदर मिलेगा, तो इसका एक तरीका है। लेकिन जनवरी 2017 में ये चिट्ठी आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते क्या है, वो उसी संस्था के पास इस शिकायत को भेज देते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे। और जुडिशियरी को जैसे ही पता चलता है कि जस्टिस कर्नन ने आरोप लगाए हैं, जस्टिस कर्नन के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है, और फरवरी में उनको ये सजा दे दी जाती है कि आपको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और 6 महीने के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा। भारतीय इतिहास में किसी सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की
गिरफ्तारी और उनको जेल में रखने का ये एकमात्र मामला है। अभी तक ऐसा एकमात्र मामला सामने आया है। तो ये जो पूरा मामला है, इसने पूरी जुडिशियरी को हिला कर रख दिया कि क्या तरीका होगा। अगर किसी जज को पता चले कि बाकी जज करप्शन कर रहे हैं, तो अगर वो जजेस के सामने उस शिकायत को ले जाते हैं तो जुडिशियरी ऑब्वियसली उन पर कंटेम्प्ट करेगी। वो अगर अखबार में लेख लिखते हैं तो जुडिशियरी उसको कंटेम्प्ट मानेगी। अगर वो ट्वीट करते हैं तो भी जाहिर कंटेम्प्ट है। आप किसी जांच एजेंसी को भेजेंगे तो वो जांच एजेंसी अल्टीमेटली, जैसे ईडी या जो सीबीआई है वो केंद्र सरकार के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है, कुल घुमा फिरा कर वो आपको उसकी शिकायत को फिर जुडिशियरी के पास भेज देगी, तो कंटेम्प्ट है। तो एक जज को अगर करप्शन का कोई मामला उसको पता चलता है तो वो क्या करे। आप सोच कर देखिए कि एक जज के तौर पर आप सोच कर देखिए कि आप जज हैं, आपको ये पता चलता है कि आपके साथ ही बहुत सारे जज करप्ट हैं, या ये एक आदमी, ये एक जो जज है ये करप्ट है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कोई उपाय नहीं है। आपको उस करप्शन को या तो उसके पार्टनर बन जाइए या फिर उस करप्शन को चुपचाप देखते रहिए। ये दो ऑप्शन आपके पास, जो ये कर्णन का मामला है, जस्टिस कर्णन का मामला है, ये दो चीजें बताता है कि आप या तो चुप रहिए या उस करप्शन में शामिल हो जाइए। क्योंकि आप किसी भी मंच पर अगर इसकी शिकायत करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो आप पर कंटेम्प्ट का मुकदमा चल जाएगा। तो ये जो पूरा मामला है, इसने एक जुडिशियरी के में एक क्वेश्चन उठाया कि ये मामला किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। इसके बाद जो जस्टिस कर्णन पर चूंकि लगातार जातिवादी हमले भी हो रहे थे और उनको जो साथी जज हैं वो उनके साथ जाति के आधार पर टिप्पणियां कर रहे थे, उस तरह के व्यवहार कर रहे थे, तो उन्होंने SC/ST एक्ट का भी मामला उठाया कि ये उनके साथ जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है, और इस मामले को भी उन्होंने उससे जोड़ कर देखा। तो इस बीच में फिर बहुत कुछ होता है। ये हाईकोर्ट के जज के नाते चूंकि उनका अधिकार है, तो वो उन्होंने आदेश पारित किया। उसके आदेश के काउंटर में फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। तो ये जो पूरा मामला है, इस पर अगर आप देखें तो ये अपने आप में बताता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए न्यायपालिका के करप्शन पर बात करना मुश्किल बना दिया गया है। न्यायपालिका, अगर कोई जज करप्शन करता है, अपने किसी केस में किसी से पैसा ले लेता है या किसी और तरह का करप्शन करता है, इवन जैसे बीच में कई जजेस पर यह आरोप भी लगे कि वो महिलाओं के साथ उनके व्यवहार को लेकर भी टिप्पणियां हुई, तो किसी को लेकर आप बात करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये जो अपने आप में एक अजीब सी स्थिति है कि चूंकि भारत में अधिकारों का बंटवारा है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कि न्यायपालिका क्या कर सकती है और एक दूसरे पर कंट्रोल है। जुडिशियरी ने अपनी ये स्थिति बनाई है कि वो अपने सदस्यों का चुनाव खुद करेगी। भारत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सीधे किसी को भी जज बना दिया जाता है। जैसे यूयू ललित जो हैं, जस्टिस यूयू ललित, वो जिन्होंने SC/ST एक्ट का में फैसला दिया था, SC/ST एक्ट को कमजोर बनाने वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाता है। तो इस तरह से जिस देश में जज बनते हैं, उसके बाद आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत विचित्र स्थिति है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन इतना महान और इतना पवित्र कैसे हो सकता है जिसकी कोई आलोचना ना हो। तो ये जो उन्होंने अपने लिए स्थिति बना ली है, ये एक बहुत समस्यामूलक स्थिति है। और जो जस्टिस कर्णन का मामला और उसके फिर प्रशांत भूषण का जो मामला है, ये दरअसल इसके एक अगर आप डिटेल रीडिंग करेंगे तो आपको यही लगेगा कि अल्टीमेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है वो दुनिया के ज़्यादातर देशों में नहीं है, और न्यायपालिका की आलोचना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। वहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए, वो हमारा आइडियल गोल होना चाहिए। अब इस बीच में एक और डिबेट है जिस पर मुझे आपसे बहुत संक्षेप में बात करनी है कि जब ये सारा मामला हुआ था तो प्रशांत भूषण ने इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने पोजीशन ली, उस पोजीशन का समर्थन किया और उन्होंने जस्टिस कर्णन भी नहीं लिखा, उन्होंने कर्णन को लेकर लिखा कि आई एम ग्लैड कि दिस हैज हैपेंड टू कर्णन। तो ये ऐसा करते ही जो प्रशांत भूषण हैं, जो न्यायपालिका के में भ्रष्टाचार वगैरह को लेकर इतने मुखर रहते हैं, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पक्ष में अपनी पोजीशन ले ली कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ गुड एक्ट। जब वो उस एक्ट के तहत किसी को सजा सुनाए जाने का समर्थन वो कर रहे हैं तो इसका मतलब उस एक्ट को सही मानते हैं।
तो उसी एक्ट के तहत जब उनको सजा सुनाई जाती है तब ये रोना पीटना वो क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि देखिए, कर्णन और प्रशांत भूषण, जस्टिस कर्णन और प्रशांत भूषण के केस में एक फर्क है। प्रशांत भूषण जो लिख रहे हैं वो पब्लिक अनाउंसमेंट है, पब्लिक प्रोनाउंसमेंट है और ट्विटर पे लिख रहे हैं, जबकि कर्नल वो एक सीलबंद लिफाफे में, क्योंकि वो कानून के अच्छे जानकार हैं, तो उन्होंने पूरी मर्यादा का ख्याल रखा। अब जिस आदमी ने मर्यादा का ख्याल रखा उसको सजा सुना दी गई और वो आदमी जेल चला जाता है। जिस आदमी ने खुलेआम जुडिशरी को लेकर क्रिटिकल व्यू रखा उसको जुडिशरी ये मौका दे रही है कि आप प्लीज माफी मांग लीजिए तो हम आपको छोड़ देंगे। तो ये बहुत हास्यास्पद सी स्थिति है। कोई कह सकता है इसको लेकर कि ये कास्ट का मामला है, क्योंकि जस्टिस कर्णन जो है वो शेड्यूल कास्ट के हैं और जो प्रशांत भूषण है वो अपर कास्ट से हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सरलीकरण होगा मामले का, कि सिर्फ जाति इसमें मामला नहीं है। देखिए, जस्टिस कर्णन का जो आरोप है और जो प्रशांत भूषण का आरोप है इसमें बुनियादी फर्क है। प्रशांत भूषण के आरोप लगा रहे हैं एक जज के एक बाइक पर सवार होना, वो उनका पर्सनल कंडक्ट है, वो उसमें नैतिकता का मामला हो सकता है, उसमें कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई अपराध इन्वॉल्व नहीं है। उनको चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए इसको लेकर मोरल व्याख्याएं हो सकती हैं। लेकिन जो सवाल कर्णन उठा रहे हैं वो जुडिशियरी के बुनियादी सवाल हैं। जजों को ईमानदार होना चाहिए, उनको करप्शन नहीं करना चाहिए, करप्शन करने पर उनकी जांच होगी। अगर कोई जातिवाद करता है जुडिशरी में तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उसको सजा सुनाई जानी चाहिए। इतने बुनियादी सवाल जस्टिस कर्णन उठा रहे हैं और उसके जगह पर प्रशांत भूषण एक बहुत हल्का सा सवाल कि आप बाइक पर क्यों सवार हो गए। आप देखिए दोनों का जो आरोप है उसके वजन का फर्क देखिए। एक आदमी आरोप क्या लगा रहा है कि आप एक बाइक पर सवार हो गए, दूसरा आरोप क्या लगा रहा है कि जुडिशरी में करप्शन है, वो करप्शन नहीं होना चाहिए। अगर करप्शन का आरोप लगता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और इसके अलावा अगर न्यायपालिका में जातिवाद है तो जातिवाद खत्म होना चाहिए और जातिवाद के आरोप की जांच होनी चाहिए। अब दोनों में देख लीजिए कि कौन सा आरोप भारी है। तो लेकिन ये है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं जस्टिस कर्णन, ये पूरी मर्यादा के तहत एक सील बंद लिफाफे में आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति प्रशांत भूषण एक सार्वजनिक टिप्पणी कर रहा है जिसमें कोई उससे आप करेंगे क्या। उस आरोप में वो अगर आरोप साबित हो जाता है कि जस्टिस बोबडे एक बाइक पर सवार हुए थे, इसमें कौन सी क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है, इसमें कौन सा अपराध है। तो ये जो एक दो तरह का जो आरोप है, मेरे ख्याल से यहाँ पर फर्क है। तो चूंकि जस्टिस कर्णन बुनियादी आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं और इससे पूरा सिस्टम जो है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, इस वजह से उनको दंडित किया गया है। उनको दंडित इसलिए किया गया क्योंकि उनके आरोपों को जुडिशरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके मुकाबले आप देखेंगे, अल्टीमेटली मेरा अपना मानना है कि देखिए इस पूरे मामले में क्या होता है प्रशांत भूषण के मामले में। लेकिन शुरुआती तौर पर जुडिशरी जिस तरह से उनको समय दे रही है कि आप माफी मांग लो, आपने यही समय जस्टिस कर्णन को क्यों नहीं दिया था कि आप उसको लेकर आप खेद जताएं। तो ये जो पूरा मामला है, मेरे ख्याल से जस्टिस कर्णन और प्रशांत भूषण के बीच का जो फर्क है वो फर्क सिर्फ जाति का नहीं है। उसको इतना सरलीकरण, इतना रिडक्शनिस्ट नजरिए से हम ना देखें, मतलब इसको आप एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में देखें। मुझे लगता है कि जस्टिस कर्णन के जो आरोप हैं वो गंभीर आरोप हैं और जस्टिस कर्णन के आरोप की जब तक जांच नहीं होगी तब तक न्यायपालिका से न जातिवाद खत्म हो सकता है, न भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। और ये संस्था किस रूप में काम करती है आप सब जानते हैं अपने अपने निजी अनुभवों से, आप सबने इसकी कहानियां सुनी होंगी। इस समय लगभग 3 करोड़ केसेस इस देश में पेंडिंग है। ये संस्था जो जुडिशरी है इसकी इनएफिशिएंसी पर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप समय पर फैसला नहीं दे सकते हैं, वर्षों फैसले पेंडिंग रहते हैं। कई लोग जिस अपराध की जितनी सजा है उससे ज़्यादा वो जब वो केस पेंडिंग है उस समय भुगत चुके होते हैं। कई लोग केस करने के बाद 30-40 साल में मर जाते हैं, फैसला नहीं आता है। तो ये बड़े सवाल हैं और मेरे ख्याल से इन बड़े सवालों पर बात होनी चाहिए। प्रशांत भूषण इस मामले में बहुत छोटे प्लेयर हैं, उन्होंने कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया और उन्होंने दरअसल अपने पूरे जुडिशियल जीवन में उन्होंने जो काम किया है वो उतना बड़ा काम नहीं है जितना जस्टिस कर्णन ने किया है। तो जस्टिस कर्णन, और आज देखिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं प्रशांत भूषण के खिलाफ जो सजा सुनाई गई उसके खिलाफ, जो आदमी आरोप लगा रहा है जस्टिस कर्णन पर, उस पर जब एक संवैधानिक प्रश्न आता है तो जस्टिस कर्णन एक बहुत ट्रू
जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, एक संविधानवादी के तौर पर अपनी पोजीशन लेते हैं, अपने मान अपमान की परवाह नहीं करते हैं और प्रशांत भूषण के पक्ष में खड़े होते हैं, क्योंकि वो प्रशांत भूषण के पक्ष में खड़ा होना नहीं है, वो संविधान के पक्ष में खड़ा होना है। इतना महान व्यक्तित्व आप जस्टिस कर्णन का आप इस केस में वो देख पाएंगे। और उन्होंने बहुत बुनियादी प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि जजेज जो हैं वो लोगों का जो इस देश का पैसा है वहीं से उनको वेतन मिलता है, तो वो सवालों के दायरे से बाहर कैसे हो सकते हैं। तो ये बहुत बुनियादी क्वेश्चन जस्टिस कर्णन उठा रहे हैं। और ये वो नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को सजा दे दीजिए, वो जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब कितनी बुनियादी बात है कि करप्शन का ये आरोप है, आप इसकी जांच करा लीजिए। इस पर उनको दंडित किया जाता है। तो ये पूरी न्यायपालिका के लिए बहुत मतलब गौरव का क्षण नहीं है, जबकि वो जस्टिस कर्णन को सजा सुनाई गई थी। और अगर इसी आरोप में एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है या कुछ हो जाता है, दूसरे को सजा सुनाई जाती है, तो ये भी एक बात है जिस पर कि बाद में न्यायपालिका को खुद विचार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जो प्रश्न, अगर कोई प्रश्न है तो आप एक बार पूछ लें कि अगर मेरे पास उसके जवाब होंगे। मैं ये गारंटी नहीं करता हूँ कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब मेरे होंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें। आज के समय न्यायपालिका अक्सर दबाव में अनेक कारणों से न्याय नहीं करती है। यशपाल साहब की टिप्पणी है, ये कह रहे हैं कि बहुत दुखद है। मोंटी सिंह कह रहे हैं कि कर्णन की बात सुनने को मिली, वरना कर्णन को सब भूल गए थे मोंटी सिंह साहब। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार भी जब कर्णन का प्रश्न आया तो हमने इसको उठाया था। अरविंद कुमार कह रहे हैं कि उत्तम विश्लेषण, शुक्रिया अरविंद जी। मुझे पता नहीं कि मैंने उत्तम विश्लेषण नहीं किया या नहीं किया, लेकिन मैं कुछ प्रश्न को आपके सामने रखना चाह रहा था। और बुनियादी तौर पर मेरा ये मानना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट चूँकि दुनिया के ज़्यादातर विकसित देश खत्म कर चुके हैं, किसी भी देश की न्यायपालिका को जब आलोचना से डर नहीं लगता है, तो भारत के जज इतना क्यों घबरा रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं, ये एक प्रश्न है। और ये एक संतोष जी प्रश्न उठा रहे हैं कि माफ़ी मांगने के लिए क्यों कहा। मतलब सही बात है, अगर आप उसको दोषी करार दिए हैं तो फिर माफ़ी मांगने की क्या बात है। फिर तो आप सारे केसेस में आप माफ़ी मांगने के लिए कहिए और लोग माफ़ी मांग कर निकल आए। मतलब आप अजीब किस्म का एक्ट कर रहे हैं। आप जस्टिस कर्णन का मामला आता है तो 7 जज मिलकर उसको सुनवाई करते हैं, प्रशांत भूषण का मामला आता है तो सिर्फ 3 जज सुनवाई करते हैं। मतलब आपका ग्राउंड क्या है। मतलब एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई 7 जज करेंगे, दूसरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई 3 जज करेगा, कभी 1 जज करेगा। तो इतना सारा कॉन्ट्रडिक्शन, इतना सारा अंतर्विरोध इस मामले में क्यों है। बहुत सारे प्रश्न और पूछ रहे हैं लोग। अनूप कुमार यादव कह रहे हैं कि दिस इज नॉट रियल इंडिपेंडेंस। यस, लेट्स पॉन्डर ओवर दैट। कोलिजियम सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जाना चाहिए। देखिए, कोलिजियम सिस्टम इस देश को में कांग्रेस के समय का पाप है, जिसको कि बीजेपी बहुत मज़े से ढो रही है और मज़े कर रही है। उसको कोलिजियम सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है और वो इसको ख़त्म करने की बहुत अधूरी सी उन्होंने कोशिश भी की थी। कर्णन साहब की तारीफ में बहुत सारी बातें आ रही हैं। भूषण को छूट मिलती है तो जनता को भी छूट मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सटीक विश्लेषण है। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इसको अपने वॉल पर आप लोग शेयर कर लें इस वीडियो को, ताकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको देख पाएँ और जो YouTube चैनल इसको लेना चाहते हैं टुकड़े में या पूरा का पूरा, वो इसको उठा लें। मुझे कोई इसमें कॉपीराइट फ्री है। एक बार मैं नटसेल में अब संक्षेप में आपको 5 से 7 मिनट में इसको समेट देता हूँ कि ये पूरी बातचीत क्या है। मैंने आपको इस बातचीत के शुरू में बताया कि किस तरह से प्रशांत भूषण के केस में प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया एक जज के आचरण पर। उसके बाद उस मामले को जो सुप्रीम कोर्ट है वो सो मोटो कॉग्निजेंस लेती है, कोई शिकायत नहीं होती है। जस्टिस बोबडे कोई शिकायत नहीं करते हैं और उसके बाद उनको दोषी करार दिया जाता है। तो इसको लेकर एक डिबेट चल जाती है। फिर मैंने बताया कि किस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है वो अंग्रेजों के समय का एक्ट है। कोई भी आधुनिक देश, लगभग ज़्यादातर आधुनिक देश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा कोई कानून नहीं मानते हैं। वो न्यायपालिका को आलोचना के दायरे में रखने से घबराते नहीं हैं। भारत में इसको लेकर बहुत घबराहट है। और जैसे ब्रिटेन से भारत का कानून आया है, लेकिन ब्रिटेन में अब ये कानून नहीं है। 1931 में ब्रिटेन में आखिरी बार इस कानून का इस्तेमाल हुआ था। मतलब आप समझिए कि लगभग 70 साल और इधर 20 साल, 90 साल पहले वहाँ पर ये कानून आया। मतलब इस कानून का इस्तेमाल हुआ था। भारत अब भी इसको बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है। लगभग 1 लाख केसेस हैं और इसी को आधार बनाकर इसको जारी रखा जा रहा है कि बहुत केसेस हैं।
बहुत अजीब सा तर्क है। इसके आधार पर लॉ कमीशन ने कहा कि ये पूरा जो मामला है ये जारी रहना चाहिए और ये एक्ट जारी रहना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से जस्टिस कर्नन को ने एक शिकायत की थी कि कुछ जज करप्ट हैं, और इसकी शिकायत उन्होंने सीलबंद लिफाफे में प्रधानमंत्री को भेजी थी। प्रधानमंत्री के पास ये विकल्प था कि वो इन आरोपों की जांच किसी भी उपयुक्त एजेंसी से कराएं। इसकी जगह पर उन्होंने उसी जुडिशियरी के पास वो शिकायत भेज दी जिसके खिलाफ इन्होंने शिकायत की थी, और अल्टीमेटली उस जुडिशियरी ने जस्टिस कर्नन को 6 महीने की सज़ा दे दी, जो सज़ा उनको भुगतनी पड़ी। उस दौरान मैंने आपको इसके आगे बताया कि प्रशांत भूषण ने कैसे खुशी जताई और इस एक्ट का एक तरह से समर्थन किया। आज उसी एक्ट के तहत उनको जब सज़ा हो रही है तो बहुत शोर मचाया जा रहा है कि अधिकारों का हनन हो गया है। लेकिन जस्टिस कर्नन ने फाइनली एक बहुत संवैधानिक पोजीशन ली कि प्रशांत भूषण के साथ अन्याय हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक बहुत अम्बेडकराइट पोजीशन है, एक बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सुप्रीम मानता है वही आदमी ये पोजीशन ले सकता है। तो उन्होंने जो प्रशांत भूषण का व्यक्तिगत उनकी गलत टिप्पणी थी जस्टिस कर्नन के खिलाफ, उसको उन्होंने ताक पर रखकर कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा के पक्ष में आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि ये एक न्याय संगत स्थिति नहीं है कि कोई आदमी अगर न्यायपालिका की आलोचना करे तो उसको आप दंडित करें, बल्कि जांच का प्रावधान होना चाहिए। कोई भी आदमी भारत में जांच से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर मेरा डेलिब्रेशन था। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आप हमारे साथ जुड़े, और आप सब लोग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि आप इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।